Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9 political science chapter first, what is democracy and why democracy. In this video we covered the definition of democracy and its first feature with example. So let's start our first topic. Our first topic is democracy. So what is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी वो होती है उस एक फॉर्म ऑफ उस तरह की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा इलेक्ट करके आए होते हैं। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल हु कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पर जो पावर है वो उन लोगों के हाथ में होता है जो लोग इलेक्ट होकर के आए होते हैं, और जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए आंसरेबल होती है। उन्हें उनकी जवाबदेही होती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन इन द प्रीवियस पेज इज़ नॉट एडिक्वेट। ये परफेक्ट डेफिनेशन हम नहीं कहेंगे, या हम इसे ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरह से सही डेफिनेशन है। दिस सिंपल डेफिनेशन हेल्प अस टू कंक्लूड दैट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इज़ अ डेमोक्रेसी। ये हमें ये तो बताती है कि जहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं वो गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी होती है। पर ये भी सही नहीं है कि जो जहाँ इलेक्शंस कराए जाते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ विच होल्ड इलेक्शंस बट स्टिल दे कांट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। बहुत सी ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शंस तो कराए जाते हैं लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती, या हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। अब इसके क्या रीज़न है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को समझना होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो इसका फर्स्ट जो फीचर है वो देखिए, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। पहला जो फीचर है वो है गवर्नमेंट जो बनाई जाती है या गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से होती है, और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं या जो डिसीजन लेने वाले जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? वो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं जिन्हें लोगों ने इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल एंड इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट। डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की मर्ज़ी से काम कर रही होती है, और उसके जो फंक्शंस होते हैं या गवर्नमेंट जो काम कर रही होती है, जो रूल कर रही होती है, जो गवर्न कर रही होती है, वो लोगों के कंसेंट के हिसाब से या लोगों की सहमति के हिसाब से काम करना होता है उसे। टू एडमिनिस्ट्रेशन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज एंड प्लान्स कीप इन द माइंड public interest and the representative elected by the people pay respect to the wishes of the people। अब जो लोग काम कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, या जो लोग जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से करती हैं। उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के करती हैं कि उनकी क्या इंटरेस्ट हैं, पब्लिक को की क्या नीड्स हैं, क्या ज़रूरतें हैं, कि उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में किस तरह से हेल्प हो सकती है, तो उसको देख करके प्लानिंग और पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। All the decisions regarding administration and various policies are taken by the elected leaders। जितने भी decisions होते हैं वो सारे के सारे वो elected leaders मिल करके लेते हैं। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ पे कभी भी हम ये नहीं कहते कि किसी इंडिविजुअल के हाथ में कंप्लीट पावर है या कोई एक ग्रुप जो है वो डिसीजंस लेता है। यहाँ पर डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट करके या इलेक्ट होकर के आए गए लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट होल्ड करते हैं और वही डिसीजन मेकर्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड डिक्टेटरशिप इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एंड द गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक्टेटरशिप क्या होती है। डिक्टेटरशिप होती है जहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल रूल कर रहा है, या इंडिविजुअल जो है उसने गवर्नमेंट को होल्ड कर रखा है, या एक ग्रुप जो है उसने गवर्नमेंट को होल्ड कर रखा है, और साथ में गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट का काम होता है वो उन इंडिविजुअल्स या उस ग्रुप के विशेस के अकॉर्डिंग होता है, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से होता है। यहाँ पे लोगों को कोई जवाबदेही नहीं होती इनकी, ये लोगों के विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, उनकी सहमति से कोई काम नहीं करते हैं। तो डिक्टेटरशिप जो है वो डेमोक्रेसी से एकदम डिफरेंट होती है, अलग होती है। अब इस
फर्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा है या फर्स्ट जो हमने फीचर समझा है उसको समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए हम उसको एग्ज़ाम्पल समझते हैं। आपके बुक में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो पाकिस्तान का एग्ज़ाम्पल दिया है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी कैन टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान। इस फर्स्ट फीचर को समझने के लिए सबसे पहले हम पाकिस्तान के एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें, इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप अगेंस्ट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये 1999 की टाइम की बात है कि 1999 में जब गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी, जो इलेक्ट होकर के जो गवर्नमेंट बनाई गई थी इलेक्शन के थ्रू, वो गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे थोड़ी सी वीक हो गई थी और उस टाइम जो मिलिट्री को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन किया था, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। आफ्टर कमिंग टू पावर ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। और पावर में आने के बाद से उन्होंने सबसे जो पहला काम किया था वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया था, एक चेंज किया था, और वो चेंज उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था, अपने फ़ायदे या अपने प्रॉफिट के लिए किया था। और वो चेंज कब हुआ था? इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच द प्रेसिडेंट गॉट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़। अब ये जो चेंज हुआ था या जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में था वो उसको क्या कहा जाता है? उसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। अगस्त 2002 में ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास हुआ था और इसके हिसाब से जो प्रेसिडेंट थे वो सबसे पावरफुल हो गए थे और उनके पास ये पावर था कि वो जब भी चाहें नेशनल और प्रोविंशियल यानी जो नेशनल है और प्रोविंशियल यानी जो प्रांतीय हैं उन असेंबलीज़ को जब भी वो चाहें डिसमिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंडिविजुअल पावर हो गया था कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी रूल बना सकते हैं, कोई भी प्लानिंग पॉलिसी कर सकते हैं। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट वॉज टू बी सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच वॉज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। इसके अलावा जो सिविलियन कैबिनेट था, सिविलियन यानी नागरिकों के लिए जो कैबिनेट बनाया गया था जिसमें उनके वेलफेयर के लिए काम होता है, उसको सुपरवाइज़ करने का काम जिम्मेदारी जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पूरी तरह से मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा डोमिनेटेड था या उनके कंट्रोल में था। आफ्टर द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनने के बाद भी इलेक्शंस वहाँ होते रहे, नेशनल और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हो रहे थे, पाकिस्तान में इलेक्शंस कराए जा रहे थे। लेकिन इन इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं था, इन इलेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि जो सारा का सारा जो पावर था वो या जो फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार था वो जनरल मुशर्रफ के पास था। बट द फाइनल डिसीजंस वर इन द हैंड्स ऑफ द जनरल मुशर्रफ हु वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जनरल मुशर्रफ जो थे वो कैसे आए थे? वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन करके आए थे, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया था। उसके बाद उन्होंने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा और ये जब भी चाहेंगे प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं। तो यहाँ इलेक्शंस तो हो रहे हैं, यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहा है कि कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, इलेक्शन हेल्ड कराए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए आंसरेबल नहीं है। दूसरा कि गवर्नमेंट में जिसने पावर होल्ड कर रखा है वो एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसने पावर होल्ड कर रखा है और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल के हाथ में सारा पावर है, डिसीजन लेने का अधिकार है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। यहाँ इलेक्शंस तो दिखाई दे रहे हैं आपको, इलेक्शंस तो हो रहे हैं, पर ये कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इसी तरह से द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन पोलैंड एंड इराक आर ऑल्सो नॉट रियल डेमोक्रेसीज। इसी तरह से हम पोलैंड और इराक का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो वो कंट्रीज़ भी रियल डेमोक्रेसीज नहीं कहलाती, बिकॉज द रियल पावर इन दीज कंट्रीज़ लाइज ऑन एक्सटर्नल हैंड। इन दोनों कंट्रीज़ में क्या है कि इन दोनों कंट्री को चलाने का काम या इन दोनों का जो पावर है, जो रियल पावर है, वो दूसरी कंट्रीज़ के पास है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसएसआर जो है वो पोलैंड के ऊपर रूल करता है या पोलैंड
के लिए जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो यूएसएसआर लेता है, और इराक के ऊपर जो है यूएसए का कंट्रोल है, जितने भी डिसीजंस इराक को लेकर के लेने हैं वो यूएसए लेता है। तो ऐसे भी इस तरह के केसेस में भी हम ये नहीं कहेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है। इलेक्शंस इन दोनों कंट्रीज़ में भी कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर जो है किसके हाथ में है, एक्सटर्नल कंट्रीज़ के हाथ में है या दूसरी कंट्रीज़ के हाथ में है, जो कि सारे रूल्स रेगुलेशन या सारे डिसीजंस जो है वो लेती है दूसरी पोलैंड और इराक के लिए। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री is the final decision making power must be with those who are elected by the people। तो जो पहला फीचर है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी फाइनल डिसीजन लेने वाला लोग हैं या जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो हमेशा वही लोग लेंगे जो लोगों द्वारा इलेक्ट होकर के आए हैं या जिन्हें लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके रिप्रेजेंट किया है या गवर्नमेंट होल्ड करने की परमिशन दी है, या वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए आंसरेबल है।